हेलो 10th क्लास। सिविक्स में हमारा चैप्टर 2 चल रहा था फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। और कल हम जो है इसमें तीनों लिस्ट के बारे में पढ़ चुके थे, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में लास्ट टॉपिक था हमारा, इसमें आपने पढ़ा था कि इसमें जो है कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और इस लिस्ट में जो है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ही सहमति ज़रूरी होती है, यानी कि दोनों को इसमें अधिकार होते हैं। दोनों को इसमें अधिकार होते हैं। और इसमें जो है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सब सब्जेक्ट जो हैं हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल होते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं इससे। व्हेन अबाउट सब्जेक्ट that do not fall in any of the three lists or subject like computer software that came up after the constitution was made. According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subject। यानी कि जब इन दोनों कानूनों में टकराव हो जाता है तब क्या होता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी भी कानून के अंदर, किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं आता है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कहीं ना कहीं टकराव हो जाता है, तब इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए कानून ही मान्य होते हैं। We noted about that the most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. Thus, all states in the union do not have identical powers. Some states enjoy a special status. Jammu and Kashmir has its own constitution. Many provisions of Indian constitution are not applicable to this state without the approval of the state assembly. Indians who are not permanent resident of this state cannot buy land or house here. Similar special provision exist for some other states of India as well। यानी कि जैसे कि आपने ऊपर देखा कि जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या अभी ये होता है कि ये किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, तो ये संविधान बनने के बाद आए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए हैं। तो इसमें संविधान के हिसाब से जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में चले जाते हैं। और अभी वी नोटेड अबाउट दैट फेडरेशन दैट फॉर्म बाय द होल्डिंग टुगेदर। अभी हमने ऊपर ये चीज़ देखी कि सबको साथ लेकर चलने की जो नीति मानकर बड़ी अधिकतर संघीय व्यवस्थाओं को साथ में जो इकाइयाँ होती हैं उनको बराबर अधिकार नहीं मिलते। यानी कि सबको साथ लेकर चलने की जो नीति है, ऐसी नीति बनाकर कई बार ऐसा होता है कि जो यूनियन सिस्टम में बहुत सारी ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको बराबर के अधिकार नहीं मिलते। और जैसे कि आपने देखा था हमारे इंडियन स्टेट्स में, हमारे भारतीय संघ में सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कुछ राज्यों को विशेष दर्जा कैसे है। अभी आप जानते थे, अब से पहले, अभी 1 साल हो चुका है लगभग, उससे पहले जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहाँ पर जो है उसका अपना संविधान था और इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कोई भी प्रोविज़न जो है उनको लागू नहीं किया जा सकता। और इस राज्य के जो स्थायी निवासी हैं उनके अलावा कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी इंडियन सिटीज़न जो है यहाँ पर अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकता, यहाँ नहीं रह सकता, अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकता, अपना घर नहीं बना सकता। तो यहाँ का अपना अलग संविधान था, अपना अलग कानून था। और असल में जो है भारत के बहुत सारे अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे विशेष प्रावधान किए गए हैं। यानी कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जिसमें जो है बहुत सारे प्रोविज़न किए गए हैं। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन which enjoy very little power. These are which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. These territories do not have powers of a state. The central government has special power in running these areas. हमारे भारत की संघ की, इंडियन यूनियन की बहुत सारी ऐसी इकाइयाँ हैं जिनको बहुत कम अधिकार है। वैसे ये छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के हिसाब से चलते जो है इनको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, यानी कि जो है फ्री स्टेट नहीं है और इन्हें जो है किसी मौजूदा प्रांत में जो है
मिलाना भी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, कुछ ऐसे राज्यों को स्पेशल स्टेटस भी हैं। भारत में जम्मू कश्मीर केवल एक ऐसा राज्य है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि भारत में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। लेकिन लक्षद्वीप वगैरह, इनके बाद दिल्ली की जैसे कि राजधानी है दिल्ली, ऐसे इलाके भी इसी एरिया में आते हैं। इन्हें जो है टेरिटरी सेंटर कहा जाता है, यानी कि केंद्र प्रशासित देश कहा जाता है। इन क्षेत्र को राज्य वाले अधिकार नहीं है, यानी कि राज्य जैसे इनको राइट्स नहीं है, उससे अलग राइट्स है। इन इलाकों का जो शासन चलाने का अपना विशेष अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का बंटवारा है वो हमारे संविधान की बुनियाद के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। द पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट्स। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय both the houses of parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total state. जैसे कि आपने देखा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है उसके हिसाब से ही बंटवारा होना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का। और अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर हम कुछ चेंज करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसे अकेले संसद की व्यवस्था जो है, पार्लियामेंट जो है, इसमें चेंज नहीं कर सकती। किसी भी ऐसे चेंज अगर हम चाहते हैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहले ये जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उसमें 2/3 मेजोरिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर कम से कम आधे राज्यों की जो विधानसभा है वो उसको मंजूरी दे दें, उसके बाद ही कुछ चेंज हो सकता है। The judiciary play an important role in overseeing the implementations of constitutional provision and procedure in case of any dispute about the division of power. The High Courts and the Supreme Court make a decision. The union and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and responsibility assigned to each of them. मीन्स जो हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं या कानून के रिलेटेड जो भी देखना है कि जो भी क्रियाएं हैं वो सब हमारी जुडिशरी देखती है, उसमें न्यायपालिका की इम्पोर्टेंट रोल है। और ये जो पावर्स हैं इसके बंटवारे के संबंध में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसके बीच में जो फैसला लिया जाता है वो भी हमारा हाई कोर्ट्स लेती है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता है। यानी कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी भी अधिकार के क्षेत्र में या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही फैसला लेते हैं। और जैसे कि आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सर्वमान्य होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो है ज़रूरी रिवेन्यू के संबंध में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कर लगाने और रिसोर्स जमा करने के अधिकार है, यानी कि जो रिवेन्यू है उसको कलेक्ट करने के लिए क्या रिसोर्स यूज़ करने हैं और कर कैसे लगाने हैं, इसमें जो है अपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है अपने अपने अधिकार हैं। ये आपने पढ़ा भी था स्टेट लिस्ट में। लिसनिंग टू वन national and one regional news bulletin broadcast by All India Radio Delhi for 1 week. Make list of new items related to the government policies and decision by classifying these into the following categories. News items that relate only the central government, news items that relate only to your any other state government, news item about the relationship between the central government and state government. Pokhran, the place where India conducted its nuclear test, lies in Rajasthan. Suppose the government of Rajasthan was opposed to the central government nuclear policy. Could it prevent the government of India from conducting the nuclear test? Suppose the government of Sikkim plans to introduce new textbook in its school, but the union government does not like the style and content of the new textbook. In that case, does the state need to take permission from the union government before these textbooks can be launched?
Suppose the chief minister of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, and Odisha have different policies on how their state police should respond to Naxalites. Can the Prime Minister of India intervene and pass an order that all chief minister will have to obey? मीन्स ये है कि इसमें आपको बताया गया कि एक आकाशवाणी जो है, बुलेटिन जो है, उसमें जो है एक एग्जांपल देके बता रहे हैं कि एक आकाशवाणी पर एक हफ्ते तक जो है एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार जो है बुलेटिन पर आप रोज़ सुने तो सरकारी नीति और फैसलों से जुड़ी बातें जो हैं आप उसमें सुनेंगे कि किस तरीके से जो है खबरें बनाई गई हैं, लिस्ट बनाई गई है, उन्हें इस तरीके से इन लिस्टों में बांट दें। जैसे कि अगर आपको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड खबर सुननी है या आपको आपके या किसी और स्टेट से रिलेटेड आपको खबर सुननी है या फिर आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है उससे रिलेटेड जो है आपको न्यूज़ सुननी है, या फिर पोखरण जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए हैं, न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, राजस्थान में पड़ता है ये जगह। मान लिया अगर राजस्थान की गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को मना कर दे, कि हम जो है यानी कि कह दे कि अगर जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कह दे कि जो ये न्यूक्लियर पॉलिसी का विरोधी होती, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है परमाणु परीक्षण करने के लिए, न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोक सकती थी? अब इसमें एक एग्जांपल आपको सिक्किम का भी दिया है। मान लीजिए सिक्किम की जो गवर्नमेंट है वो अपने स्कूल में नई किताबें लगा दें और मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको जो है किताबों का जो सब्जेक्ट है, जो सिस्टम है वो पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार जो है नई किताबें लगाने के लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेनी ज़रूरी है? या मान ले कि जो नक्सली हैं उनसे निपटने के लिए नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के मुख्यमंत्री की अलग अलग राय है। क्या ऐसे मामलों में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं? क्या आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? तो ये कुछ ऐसी बुलेटिन्स हैं जिसके बारे में मतलब इस तरीके से दिया होता है। अब पढ़ते हैं कि चलती कैसे है, यानी कि आपके जो भी इसने सवाल किए हैं इन सारे सवालों का जवाब जो है अब आपको मिल जाएगा कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था चलती कैसे है। अब इसमें जितने भी इसने सवाल किए हैं, जितनी बुलेटिन दिखाई हैं, उन सब के जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशेंट। संघीय व्यवस्था के लिए ये संवैधानिक प्रावधान बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीड इन इंडिया इट इज़ नॉट मेरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. These ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became shared ideals in our country. Let us look at some of the major ways in which these happened. यानी कि संविधान के चलाने के लिए, जैसे कि आपने देखा कि संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर भारत में फेडरल सिस्टम लगा हुआ है तो इसका कारण सिर्फ यही है कि संवैधानिक जो प्रावधान है केवल वे होना नहीं है कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न लगा दिए इसलिए हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, ऐसा नहीं है। भारत में फेडरल सिस्टम की कहीं ना कहीं सक्सेस का जो क्रेडिट है वो यहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को भी जाता है, और इसी से जो है संघवाद की भावना है या डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना, साथ रहने की जो इच्छा हमारे देश के लोगों के अंदर है, तो इससे जो है एक आदर्श के रूप में स्थापित होना निश्चित हो पाया। यानी कि लोगों के बीच में जो है एक अच्छी कम्युनिकेशन बनाना, इन डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना, इसकी वजह से जो है फेडरलिज्म और हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं ये हो पाया है। और अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम गौर करेंगे और हमें पता चलेगा कि ये कैसे हो पाया है, और वो हम कल पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि कुछ भाषाई राज्य है, जो ऐसे स्टेट जिनको भाषा के आधार पर बांट दिया गया है। तो यानी कि जो फेडरल सिस्टम है वो सक्सेसफुल कैसे हो पाया है, केवल क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर हो पाया है? नहीं। तो इसके सारे सवालों के जवाब जो है हमें कल मिलेंगे। इसमें हिंदी में है, जैसे कि जो हमने इंग्लिश में पढ़ा है वही इसमें हिंदी में है, और हिंदी वाले बच्चों को भी
ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि इंग्लिश का पूरा टेक्स्ट जो है आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया जा रहा है और साथ में हम क्या पढ़ा रहे हैं उसकी PDF आपको मिल रही है हिंदी में, और जो मेन बातें हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको समझते रहिए आसानी से। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।